So the next relationship that we will discuss is the generalization relationship. जो next relationship हम use case diagram में discuss करेंगे, that is the generalization relationship. Generalization relationship को हम parent child relationship भी कहते हैं. जनरल यूज केस एंड स्पेशलाइज्ड यूज केस, बेसिकली ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो हम एक जनरल यूज केस और स्पेशलाइज्ड यूज केसेस के दरमियान मॉडल करते हैं. अब पेरेंट यूज केस कैन हैव मोर देन वन चाइल्ड यूज केसेस. पेरेंट यूज केस के एक से ज्यादा चाइल्ड यूज केसेस होते हैं. ईच चाइल्ड शेयर्स द कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ पेरेंट यूज केस. सो हर जो चाइल्ड यूज केस है वो शेयर करेगा अपने पेरेंट यूज केस के कॉमन एट्रीब्यूट्स को. सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप, अगर हम अपने जनरलाइजेशन रिलेशनशिप को यहाँ पे मॉडल करें तो बेसिकली हमारे पास इस तरह का सिंबल यूज किया जाएगा और बेसिकली you can see that we have a use case which is called a parent use case and parent use cases make payment. अब चाइल्ड यूज केसेस में आप पेमेंट कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट से या चेकिंग अकाउंट से. सो यहाँ पे आपके पास दो तरह के ऑप्शंस हैं. ठीक है, ये आपके चाइल्ड यूज केसेस हैं और ये जो चाइल्ड यूज केसेस हैं ये आपके पेरेंट यूज केस के कॉमन एट्रीब्यूट्स को शेयर कर रहे हैं. और यहाँ पे जो रिलेशनशिप है दैट इज द जनरलाइजेशन रिलेशनशिप. दिस वन इज द जनरल यूज केस एंड दीज आर द स्पेशलाइज्ड यूज केस. और जो स्पेशलाइज्ड यूज केसेस होते हैं ये हम ड्राइव करते हैं किसी भी जनरल यूज केस से. सो द रिलेशनशिप दैट वी विल मॉडल इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज द जनरलाइजेशन रिलेशनशिप. सो किसी भी यूज केस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है. आपने सिस्टम को मॉडल करना होता है. सिस्टम को मॉडल करने के लिए हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं. रेक्टेंगल के टॉप पे बिल्कुल सेंटर में सिस्टम का नाम जो है वो राइट किया जाता है. सो यहाँ पे जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को हम कंसीडर कर रहे हैं दैट इज द बैंकिंग ऐप. उसके बाद हम एक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं. सो हमारे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमारे दो तरह के एक्टर्स हैं, एक कस्टमर और एक बैंक. कस्टमर हमारा प्राइमरी एक्टर है इसलिए हमने इसको लेफ्ट साइड पे प्लेस किया रेक्टेंगल के, और बैंक जो है हमारा सेकेंडरी एक्टर है इसलिए इसको हमने राइट साइड पे प्लेस किया. हमेशा याद रखें कि जो एक्टर्स होते हैं वो आपके एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ये इस रेक्टेंगल के बाहर ही हमेशा प्लेस किए जाते हैं. सो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास यूज केस है. यूज केस हमारे सिस्टम की फंक्शनैलिटीज को कैप्चर करने के लिए ड्रॉ किए जाते हैं और किसी भी यूज केस को ड्रॉ करने के लिए हम ये जो ओवल का सिंबल है इसको यूज करते हैं और इस ओवल के अंदर हम फंक्शन को शो करेंगे. बेसिकली वो फंक्शन जो हमारे इन एक्टर्स ने इस सिस्टम को यूज करते हुए परफॉर्म करना है. जैसे वी हैव लॉग इन फंक्शन, चेक बैलेंस फंक्शन, ट्रांसफर फंड्स फंक्शन एंड मेक पेमेंट्स फंक्शन एंड द अदर रिलेटेड ड्राइव्ड एक्सटेंडेड और इंक्लूड रिलेशनशिप और यूज केसेस विच आर रिलेटेड टू योर बेस यूज केसेस या हमारे कुछ स्पेशलाइज्ड यूज केसेस है जिनको हम फर्दर आगे मॉडल करेंगे. सो हमारे जो बेसिक यूज केसेस है उनको ड्रॉ करने के बाद हम उनको एक स्ट्रेट लाइन की मदद से कनेक्ट कर देंगे विद द रिस्पेक्टिव एक्टर. जैसे कस्टमर जो है वो लॉग इन करेगा, बैलेंस चेक करेगा, फंड्स ट्रांसफर करेगा और पेमेंट करेगा. इसी तरह से बैंक क्योंकि आपका सेकेंडरी एक्टर है तो वो रिस्पॉन्स करेगा उस सूरत में जब कस्टमर किसी भी तरह के एक्शन को परफॉर्म करेगा. कस्टमर अगर चेक बैलेंस की रिक्वेस्ट करेगा तो बैंक जो है उसको उसका करंट जो बैलेंस है वो प्रोवाइड करेगा. इसी तरह कस्टमर अगर फंड्स को ट्रांसफर करेगा तो बैंक जो है वो सफिशिएंट फंड्स को फॉर्म करने के बाद क्या करेगा, रिस्पेक्टिव अकाउंट में फंड्स को ट्रांसफर करेगा. इसी तरह कस्टमर अगर किसी तरह की पेमेंट करता है तो वो जो पेमेंट्स हैं वो बेसिकली वेरीफाई की जाएंगी आपके बैंक की तरफ से और उन पेमेंट्स को किया जाएगा, मेड किया जाएगा ऑन द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स. सो नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट है दैट इज द मॉडलिंग ऑफ रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास तीन तरह के रिलेशनशिप्स हैं. इंक्लूड रिलेशनशिप है, एक्सटेंड रिलेशनशिप है और जनरलाइजेशन रिलेशनशिप है. इंक्लूड रिलेशनशिप और एक्सटेंड रिलेशनशिप दो यूज केसेस के दरमियान डिपेंडेंसी को मॉडल करने के लिए ड्रॉ किए जाते हैं. इंक्लूड यूज केस में जब भी हमारा बेस यूज केस एग्जीक्यूट होगा तो हमारा इंक्लूड यूज केस जो है वो लाजमी एग्जीक्यूट होगा. जैसे कि जब भी यूजर लॉग इन करेगा तो उसका पासवर्ड वेरीफाई होगा. सो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है दैट इज द इंक्लूड यूज केस. और लॉग इन और वेरीफाई पासवर्ड के दरमियान जो जब हम इंक्लूड यूज केस को मॉडल करेंगे तो उसकी जो एरो की डायरेक्शन है वो हमारे इंक्लूड यूज केस की तरफ होगी. इसी तरह एक्सटेंड यूज केस की सूरत में जो हमारे एरो की डायरेक्शन है वो बेस यूज केस की तरफ होगी और एक्सटेंड यूज केस हमारे बेस यूज केस की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए मॉडल किया जाता है और
एक्सटेंड यूज केस जो है हमेशा एग्जीक्यूट नहीं होता जब हमारा बेस यूज केस एग्जीक्यूट होगा। हमेशा कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस या क्राइटेरियाज के मेट होने पे हमारा जो एक्सटेंड यूज केस है वो जो है वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे अगर लॉगिन हमेशा हर दफ़ा कस्टमर रॉन्ग एंटर नहीं करेगा, ठीक है, अगर पासवर्ड रॉन्ग एंटर करता है या आईडी रॉन्ग एंटर करता है उस सूरत में हमारा सिस्टम हमें लॉगिन एरर जनरेट करेगा। और जो ये इन दोनों यूज केसेस के दरमियान रिलेशनशिप है इसको हम एक्सटेंड रिलेशनशिप की मदद से मॉडल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो रिलेशनशिप है दैट इज द जनरलाइजेशन रिलेशनशिप। जनरलाइजेशन रिलेशनशिप में हमारा एक पेरेंट यूज केस होता है और हमारे फर्दर चाइल्ड यूज केसेस होते हैं। पेरेंट यूज केस के कॉमन एट्रीब्यूट्स को शेयर करते हैं हमारे चाइल्ड यूज केसेस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हमारे पास मेक पेमेंट हमारे पास पेरेंट यूज केस है, जबकि चाइल्ड यूज केसेस में हम पेमेंट कर सकते हैं सेविंग अकाउंट से भी कर सकते हैं और चेकिंग अकाउंट से भी कर सकते हैं। सो इस तरह का जो रिलेशनशिप है उसको मॉडल करने के लिए हम जनरलाइजेशन रिलेशनशिप को यूज करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूज केस डायग्राम। अब हम डिस्कस करेंगे फिशबोन डायग्राम को। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि जब भी प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया जाता है तो किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए जो सेकंड स्टेप हम परफॉर्म करते हैं वो हम उसके रूट कॉजेज को अंडरस्टैंड करते हैं। रूट कॉजेज वो वजूहात जिनकी वजह से वो प्रॉब्लम जो है वो अकर हुआ। सो सबसे पहले तो हमने ये वी हैव टू मेक श्योर दैट द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इज द रियल प्रॉब्लम। हमेशा जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया जाए वो एक रियल प्रॉब्लम होना चाहिए। समटाइम्स द प्रॉब्लम हाइड्स अदर मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा जो प्रॉब्लम है जिसको हम हाईलाइट कर रहे होते हैं वो बहुत से दूसरे प्रॉब्लम्स को हाइड कर लेता है। एड्रेसिंग द रॉन्ग प्रॉब्लम लीड्स टू द फेलियर। इस सूरत में क्या होगा कि अगर आप किसी रॉन्ग प्रॉब्लम को एड्रेस करोगे तो आपका जो पर्टिकुलर सिस्टम है वो फेलियर की तरफ चला जाएगा। सो अपने सिस्टम को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम राइट प्रॉब्लम को एड्रेस करें ताकि उसको एनालाइज किया जा सके। किसी भी प्रॉब्लम के पीछे जो है वो सेवरल कॉजेज हो सकते हैं, सेवरल रीजंस हो सकती हैं। वंस यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लार्जर प्रॉब्लम योर टीम कैन यूज अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स कॉजेज। सो अगर आपको लार्जर प्रॉब्लम जो है वो समझ में आ जाता है तो आपकी जो टीम है वो डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए उस प्रॉब्लम के पीछे जो कॉजेज हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वन सच टेक्निक्स इज कॉल्ड रूट कॉज एनालिसिस। उन्हीं टेक्निक्स में से एक टेक्निक्स जो है दैट इज कॉल्ड द रूट कॉज एनालिसिस। अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉजेज से मुराद ये कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच आर एक्चुअली बिहाइंड द एक्चुअल प्रॉब्लम। वो कौन सी ऐसी कॉजेज हैं, रीजंस हैं जो हमारे एक्चुअल प्रॉब्लम को कॉज कर रही हैं, की वजह बन रही हैं, कि ऑकरेंस की वजह बन रही हैं। सो रूट कॉज एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ अनकवरिंग द रूट और अंडरलेइंग कॉज of an identified problem or a symptom of a problem. रूट कॉज एनालिसिस हमारे पास एक ऐसा सिस्टमैटिक वे है जिसको यूज करते हुए हम रूट्स को अनकवर कर सकते हैं और हम जो भी हमारे पास अंडरलाइंग कॉज है, कोई वजह है, कोई रीजन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हुआ है, उस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को हम अनकवर कर सकते हैं, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, हम उन सिम्टम्स को डिफाइन कर सकते हैं जिनकी वजह से वो प्रॉब्लम जो है वो अकर हो रहा है। प्रॉब्लम बिहाइंड द प्रॉब्लम इज बेसिकली कॉल्ड द रूट कॉज। किसी भी प्रॉब्लम के जो पीछे बेसिक प्रॉब्लम होता है दैट इज बेसिकली द रूट कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो हम इसको किस तरह से फाइंड करेंगे रूट कॉजेज को? by asking from the experts or by gathering the data from different resources, by analyzing that data, by asking from different experts। हम क्या कर सकते हैं, हम रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के पीछे। सो वो जो रूट कॉजेज है उन रूट कॉजेज की मदद से आप अपने प्रॉब्लम को इजीली फिक्स कर सकते हो। बाय फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर रूट कॉजेज आप अपने प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर सकते हो बाय फिक्सिंग दो रूट कॉजेज। सो हमारे पास एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने रूट कॉजेज को हमारे पास एक टेक्निक है जिस टेक्निक की मदद से हम अपने रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड फिशबोन डायग्राम। So the fishbone diagram is basically used to identify and organize the potential causes of a business problem. किसी भी particular business problem के पीछे जो हमारे पास पोटेंशियल कॉजेज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम फिशबोन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो हमेशा याद रखें फिशबोन डायग्राम क्यों ड्रॉ की जाती है? किसी भी प्रॉब्लम के पीछे जो कॉजेज हैं उन कॉजेज को आइडेंटिफाई करने के लिए और उनको एक स्पेसिफिक पैटर्न में ऑर्गेनाइज करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करेंगे दैट टेक्निक इज बेसिकली कॉल्ड द फिशबोन डायग्राम।
इट यूजेस एन ईजी एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। किसी भी फिशबोन डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक बहुत आसान और इजी टू यूज अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट है, जिसको यूज करते हुए हम कॉजेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ प्रोसेस वेरिएशन। सो बेसिकली इस टेक्निक के थ्रू हम उन सोर्सेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिन सोर्सेज की वजह से हमारे प्रोसेस में वेरिएशंस आ रही हैं या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इशिकावा डायग्राम and cause and effect diagram. It is also called Ishikawa diagram and cause and effect diagram. इस पर्टिकुलर फिशबोन डायग्राम को हम इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं और इसके जो अल्टरनेटिव नेम्स हैं उनमें इशिकावा डायग्राम भी और कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहा जाता है।